अगला टॉपिक है दोस्तों भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व। दोस्तों भारत के बाघ या टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 54वां टाइगर रिजर्व है और यह है उत्तर प्रदेश में, जबकि मानस, नमेरी और काजीरंगा और इसके साथ ही ओरांग टाइगर रिजर्व है दोस्तों असम में, जबकि नामदफा, पक्के और कामलंग ये दोस्तों भारत के ही बाघ रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद में नागार्जुन सागर सैलम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। और बिहार में केवल एक ही है दोस्तों, वह है वाल्मीकि नगर जो कि बिहार में है। इसके बाद में इंद्रावती अचनकमार छत्तीसगढ़ में है, जबकि उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। इसके बाद में गुरु घासीदास जो कि 53वां राष्ट्रीय बाघ उद्यान है और ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। इसके बाद में पलामू की बात करें तो यह है दोस्तों झारखंड में। अगला है दम्फा की बात करें तो यह है दोस्तों मिजोरम में, जबकि रणथंभौर, सारिस्का और मुकुंदरा हिल्स जो है वो है राजस्थान में। इसके बाद रामगढ़ और बिसधारी जो कि 52वां है और ये है राजस्थान में। इसके बाद में बांदीपुर, भद्रा, उसके बाद नागरहोल ये है कर्नाटक में। और दांडेली अंसी या काली यह है कर्नाटक में, जबकि बिलीगिरी रंगनाथ यह है कर्नाटक में। और इसके बाद में पेरियार की बात करें तो पेरियार और परम्बिकुलम यह है केरल की। इसके बाद में कान्हा बांधवगढ़ और पन्ना यह है मध्य प्रदेश की, जबकि इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच है मध्य प्रदेश की। उसके बाद में सतपुड़ा और संजय दुबरी की बात करें तो यह है मध्य प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य, जबकि मेलघाट, पेंच, सह्याद्री और बोर ये है महाराष्ट्र के बाघ अभ्यारण्य। दोस्तों तडोबा, अंधेरी, उसके बाद में नावेगांव, नागजीरा ये है महाराष्ट्र का बाघ अभ्यारण्य। इसके बाद में बात करें तो दूधवा, पीलीभीती और अमानगढ़ उत्तर प्रदेश का है, जबकि जिम कार्बेट जो है वो सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य है। और इसके बाद में राजाजी, जिम कार्बेट और राजाजी है दोस्तों उत्तराखंड में, जबकि सुंदरबन और बुक्सा की बात करें तो यह है पश्चिम बंगाल। उसके बाद में केवल और अमराबाद यह है तेलंगाना में। दोस्तों सिमलीपाल और सतकोसिया की बात करें तो यह है उड़ीसा में, जबकि कालकड़, उसके बाद में कालकड़, मुंदनथुरई और अन्नामलाई यह है तमिलनाडु का बाघ अभ्यारण्य। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो मुद्दुमलाई और सत्यमंगलम यह है तमिलनाडु का बाघ अभ्यारण्य, जबकि श्री बिल्ली पुथूर मेगामलाई जो है वो है 51वां बाघ अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं तो अगला पॉइंट है कि महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य। पहला है कि बाघों की सबसे अधिक संख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है और भारत के 18 ऐसे राज्य हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं। इसके बाद में बाघ के यदि वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों भारत में कुल टाइगर रिजर्व की बात करें तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है और भारत का पहला बाघ रिजर्व जो है वो है दोस्तों जिम कार्बेट, जिसे कि 1 अप्रैल वर्ष 1973 ईस्वी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है दोस्तों आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है जो कि महाराष्ट्र में है और उसका नाम है दोस्तों बोर टाइगर रिजर्व। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम और सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व है। इसके बाद में है कि बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कार्बेट रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा है। कहने का मतलब है कि जिम कार्बेट बाघों की संख्या के अनुसार, अर्थात बाघों की संख्या जिम कार्बेट रिजर्व में भारत के और भी जितने सभी दोस्तों टाइगर रिजर्व हैं उनमें सबसे अधिक बाघों की संख्या है जिम कार्बेट रिजर्व में। और इस दृष्टि से जिम कार्बेट जो रिजर्व है उत्तराखंड का वो सबसे बड़ा रिजर्व है। इसके बाद में बात करें तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक व्यक्ति हैं दोस्तों जिनका नाम है कैलाश सांखला, जिनको कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों अगले सेक्शन को जो कि जनगणना से संबंधित है और इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जनगणना 2011 के बारे में। दोस्तों भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो है वो वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ था और देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करें तो भारत 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद में वर्ष 1951 ईस्वी में पहली जनगणना कराई गई थी जो कि भारत का या स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी।
उसके बाद में जनगणना का महान विभाजन वर्ष है दोस्तों वर्ष 1921 ईस्वी, जबकि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष है वर्ष 1951 ईस्वी। इसके बाद बात करें तो जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वह है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246, जबकि जनगणना का विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची और जनगणना की अवधि है दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष पर। कहने का मतलब है कि भारत में जनगणना की जो अवधि रखी गई है वो प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना करने की अवधि रखी गई है। इसके बाद में जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी या जनआंकिकी कहलाता है, जबकि 2011 की जनगणना का क्रम रहा था, अर्थात वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका क्रम रहा था कि ये देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। कहने का मतलब है कि वर्ष 2011 में जब जनगणना हुई थी तो ओवरऑल कुल मिलाकर बात करें तो ये 15वीं जनगणना थी, और जब स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। इसके बाद में वर्ष 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य रहा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसके बाद में इसमें कुल प्रश्न 29 थे। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि जनगणना का शुभंकर। दोस्तों जनगणना के शुभंकर की बात करें तो वे था प्रगणक शिक्षिका, जबकि प्रथम जनगणना कमिश्नर की बात करें तो वे रहे थे W प्लोडेन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त की बात करें तो वे रहे थे R.A. गोपालास्वामी, जो कि 1949 से 1953 ईस्वी तक रहे थे। इसके बाद में वर्ष 2011 के जनगणना के आयुक्त थे दोस्तों C. चंद्रमौली, जबकि पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है वर्ष 1931 ईस्वी में हुई थी, और विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की कुल जो जनसंख्या है वह रही थी दोस्तों 1.21.08 करोड़ 121.08 करोड़। वहीं भारत में विश्व जनसंख्या के भाग की बात करें तो भारत में पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% लोग निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत में पुरुष की कुल जनसंख्या की बात करें तो पुरुषों की कुल संख्या रही थी 62.32 करोड़, जो कि कुल जनसंख्या का 51.47% रहा था। और महिला की जनसंख्या की बात करें तो महिला की जनसंख्या रही थी 58.75 करोड़, जो कि पूरी जनसंख्या का 48.53% रहा था। दोस्तों दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर रहा था 17.7% और 1.64%, जबकि कुल साक्षरता दर की बात करें तो भारत में कुल साक्षरता दर 73% रहा था। इसके बाद में इन 73% में बात करें दोस्तों तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है पुरुषों की जनसंख्या के अनुसार वो रही थी 80.9% की, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% का रहा था। और वहीं लिंगानुपात की बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात रहा था प्रत्येक 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। कहने का मतलब है कि 1000 पुरुष और उसमें 943 महिलाएं होती थी। ये लिंगानुपात रहा था 2011 की जनगणना का। इसके बाद बात करें तो शिशु लिंगानुपात जिनका आयु 0 से लेकर के 6 वर्ष तक हो, उसमें यदि लिंगानुपात की बात करें तो 919 रहा था। इसके बाद में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात है दोस्तों केरल में, जो कि 1084 है। इसके बाद बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात है दोस्तों हरियाणा में 879 है। ये दोनों ही पॉइंट दोस्तों बेहद ही रोचक हैं। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक या सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में ही है, अर्थात कहने का मतलब है कि 1084 है, जबकि हरियाणा में दोस्तों है वो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है, अर्थात 879 है। कहने का मतलब है कि 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं, जबकि हरियाणा में 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। ये क्यों है दोस्तों, इसका भी कारण है। इसको हम लोग जब अलग से पढ़ाई करेंगे सब्जेक्टिव के तौर पे तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसका वजह क्या है और फिर इसका बेनिफिट क्या है। इसके बाद में हम लोग बात करें तो सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात की बात करें तो वह है दोस्तों पुदुचेरी में, जबकि न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात है दमन और दीव में। दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है 1106। इसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व की बात करें तो वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह है दोस्तों दिल्ली, जबकि न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह है अंडमान और निकोबार द्वीप। दोस्तों अगला पॉइंट है कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश की है
उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या जो है वो सबसे अधिक है पूरे भारत में राज्यों की तुलना में, जहां पर 19.98 करोड़ लोग निवास करते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जहां पर मात्र 6.11 लाख लोग निवास करते हैं। दोस्तों, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या है दिल्ली की, जबकि न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या है लक्षद्वीप की। इसके बाद में एकमात्र ऐसा राज्य जहां जनसंख्या घटी है वह राज्य है दोस्तों नागालैंड की। जबकि सबसे अधिक साक्षरता की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक साक्षरता है केरल में, 94% साक्षरता है। उसके बाद में न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो वह दोस्तों बिहार में 61.8% साक्षरता है। वहीं न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करें तो वो बिहार में ही है 51.5%। जबकि सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता की बात करें तो वह दोस्तों लक्षद्वीप, और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता की बात करें तो वह दादरा नगर हवेली। और अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो अधिक जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का ठाणे जिला। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य का दिबांग घाटी जिला, जहां पर भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला घोषित किया गया है। इसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि कह रहा है कि अधिक जिलों वाला राज्य। दोस्तों, सबसे अधिक जिले वाले राज्य की बात करें तो वह है उत्तर प्रदेश, जहां पर 75 जिले हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में, जो कि भारत के प्रमुख रामसर साइट से संबंधित है। इसमें हम लोग भारत के कुछ प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो एक रामसर साइट है और यह है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में हैदरपुर आर्द्र भूमि की बात करें तो यह है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद सूर सरोवर, जिसको कि कित्थम झील के नाम से भी जानते हैं, और ये है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की और भी रामसर स्थल की बात करें तो उसमें है दोस्तों नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, और उसके बाद में पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। इसके साथ ही समन पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, जो कि रामसर साइट्स है। इसके बाद में अगले हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगले रामसर साइट्स की, तो वो है दोस्तों समसपुर पक्षी अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और सांडी पक्षी अभयारण्य, और उसके बाद में सरसई नवार झील, ये दोनों जो है वो भी उत्तर प्रदेश में ही है, जो कि रामसर साइट है। इसके बाद में बात करें तो भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हरियाणा में, जो कि ये दोनों भी रामसर स्थल हैं। गुजरात के रामसर स्थलों की बात करें तो वह दोस्तों खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य, और उसके बाद में थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, जो कि गुजरात में है। इसके साथ ही बाधवाना आर्द्र भूमि है गुजरात में, जबकि नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य है गुजरात में ही। उसके बाद में तो सोकर झील जो है वो है लद्दाख में, और नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य है महाराष्ट्र में, जबकि कांवरताल झील है दोस्तों बिहार में, और आसन संरक्षण रिजर्व है दोस्तों उत्तराखंड में। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में नांगल वन्यजीव अभयारण्य है पंजाब में, जो कि रामसर स्थल है। और इसके बाद में केशवपुरा मियाँ समुदाय आरक्षित स्थान जो है, जो कि रामसर स्थल है, वह है दोस्तों पंजाब में ही। पंजाब का एक और है दोस्तों रामसर स्थल, जो कि कांजली झील है। इसके बाद में सुंदर डेल्टा क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में, और सुरिनसर और मानसर झील है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जबकि होकेरा वेटलैंड की बात करें तो होकेरा वेटलैंड है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, जो कि रामसर स्थल है। उसके बाद में रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, और चंदेर तल वेटलैंड है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद बात करें तो पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है, और भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है, जबकि भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में बेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि की बात करें तो ये केरल में है, जबकि सस्थम कोट्टा झील, उसके बाद में अष्टमुड़ी झील, ये दोनों भी रामसर स्थल है, और यह है दोस्तों केरल में। जबकि असम की बात करें तो असम में है दोस्तों दीपोर बिल, जो कि रामसर स्थल है। इस तरीके से हम लोग रामसर स्थल से संबंधित कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य को देखें तो कह रहा है कि भारत में कुल मिलाकर के 75 रामसर साइट्स हैं, और 75वां जो है वो है दोस्तों सालबुग आर्द्र भूमि रिजर्व, जो कि जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु से है, जिसमें कि 14 रामसर स्थल शामिल हैं। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र की बात करें तो वह है दोस्तों गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है सुंदरबन, जबकि विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है।
आर्द्रभूमि संरक्षण के हेतु प्रथम सम्मेलन जो है वो ईरान के शहर रामसर में ही वर्ष 1971 ईस्वी में संपन्न हुआ था। और भारत रामसर कन्वेंशन की बात करें तो भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी वर्ष 1982 ईस्वी को शामिल हुआ था। कहने का मतलब है कि 1971 ईस्वी में रामसर स्थल के लिए या आर्द्रभूमि स्थल के लिए एक सम्मेलन हुआ था जो कि ईरान में हुआ था। और आर्द्रभूमि संरक्षण का ये प्रथम सम्मेलन 1971 में ही हुआ था। और इसमें भारत जो है वो शामिल होने वाला था दोस्तों। और भारत शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमि वाला देश जो है वो है यूके। और रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला देश है वह है दोस्तों कोबर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद हम लोग आगे